हिंदी सिनेमा के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार, चारों के चारों अपने अपने दौर पर राज करने वाले, कई बंगले गाड़ियों के मालिक, दौलत शोहरत कदमों में पड़ी रहने वाली चीजें, लाखों नहीं करोड़ों चाहने वाले, एक इशारे पर लड़कियां जिन हीरोज पर जान तक कुर्बान करने को राजी। मगर जब इनका अंत सुनो तो ऐसा हैरान करने वाला कि कोई पूछे प्रभु क्यों इतना क्रोधित हो गए इन चारों से जो चुन चुन कर इनको ऐसी दर्दनाक मौत नसीब कर डाली। ऐसा अंत कि अगर कोई आम आदमी जान ले तो वो तो भगवान से मांगेगा कि भले ना देना गाड़ी बंगला, रख लेना रुपया कौड़ी, शोहरत दौलत से दूर रखना, मगर प्रभु इन चारों जैसी मौत तो ना देना। क्या हुआ था इनके साथ, कभी आपकी जानने की उत्सुकता नहीं हुई? अगर हुई तो वीडियो देखना शुरू कीजिए, ऐसा ऐसा अंत पता चलेगा कि दंग रह जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी स्टोरीज। सबसे पहले बात विनोद खन्ना की। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़े बिजनेसमैन किशन चंद खन्ना रहा करते थे। उनके घर 6 अक्टूबर 1946 के दिन एक बच्चे ने जन्म लिया। वही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार विनोद खन्ना बना। बंटवारे के बाद परिवार बंबई आ गया। यहीं पर विनोद पढ़ाई करने लगे। फिर परिवार कुछ समय के लिए दिल्ली भी आया। यहाँ पर भी उन्होंने स्कूलिंग की और बाद में उनको बंबई के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। विनोद खन्ना पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर उनके पिता बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। 3 बहनें और 2 बेटों को वो अपने इशारों पर नचाते थे। विनोद के लिए वो चाहते थे कि बेटा कॉमर्स की पढ़ाई करे और फैमिली बिजनेस संभाल ले, मगर विनोद बागी किस्म के इंसान थे। 1960 में विनोद ने मुगले आजम फिल्म देखी और सब कुछ भूलकर एक्टिंग में ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। उनके बॉलीवुड में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक बार बंबई में एक बड़ी पार्टी थी। इसमें सुनील दत्त भी आए थे। वो अपने भाई सोम दत्त के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इसमें दूसरे हीरो की जगह खाली थी। विनोद खन्ना बहुत हैंडसम हुआ करते थे। सुनील दत्त की नजर जैसे ही विनोद पर पड़ी, वो भी उनको देखकर प्रभावित हो गए। सुनील ने फौरन ही विनोद को रोल ऑफर कर दिया। मगर ये बात विनोद खन्ना के पिता तक पहुंच गई तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बेटा फिल्मों में गया तो मैं कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा। फिर विनोद ने कहा कि उनको बस 2 साल चाहिए, अगर वो सफल नहीं होंगे तो बिजनेस संभाल लेंगे। इस शर्त पर पिता राजी हो गए और 1969 में मन का मीत फिल्म आई। फिल्म में उनका काम इतना पसंद किया गया कि हफ्ते भर में ही उन्होंने 15 फिल्में साइन कर ली थीं। उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो इनमें मेरा गांव मेरा देश, चांदनी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, राजपूत, हेरा फेरी, बंटवारा, दीवानापन, दबंग और दिलवाले हैं। कहते हैं एक दौर था जब अमिताभ और विनोद बराबर की हैसियत रखते थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और किसी किसी फिल्म में तो विनोद अमिताभ पर भारी पड़ते नजर आते थे। मगर अचानक ही विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। कहते हैं अगर वो संन्यास ना लेते तो अमिताभ से बड़े सुपरस्टार होते। विनोद जब 26-27 साल के थे तभी उनके परिवार में 6 महीने के भीतर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें उनकी माँ और बहन भी थीं। इसी वजह से विनोद ओशो के पास जाकर सन्यासी बन गए थे। हालांकि 1997 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से फिर वापसी की और ये फिल्म भी हिट हो गई। एक बार फिर उनका करियर चल पड़ा। विनोद ने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से शादी थी। दोनों के 2 बेटे अक्षय और राहुल हैं। दोस्तों, विनोद खन्ना की मौत बहुत दर्दनाक हुई। विनोद जब 56-57 साल के थे तभी उनको पेशाब से जुड़ी दिक्कतें होने लगीं। साल 2 बाद जब दर्द ज्यादा होने लगा तो अभिनेता ने जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर सब हैरान हो गए। विनोद को ब्लैडर कैंसर हो गया था। कैंसर की बात उन्होंने 6 सालों तक सबसे छिपा कर रखी थी। बाद में उन्होंने मीडिया को अपनी बीमारी के बारे में बताया था। कैंसर की वजह से विनोद खन्ना बहुत दर्द में जी रहे थे। खासकर आखिरी के कुछ साल तो दर्दनाक रहे। वो सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, न चल पाते थे और न ही खड़े हो पाते थे। उनका 10 साल इलाज चला। एक बार तो उनकी बीमारी 80% सही भी हो गई थी, मगर कैंसर वापस उनके शरीर में आ गया। 27 अप्रैल 2017 को सिर्फ 69 साल की उम्र में विनोद खन्ना की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा अभिनेता तो सच में स्टार था। विजय अरोड़ा था नाम। देखा ही होगा आपने भी कहीं ना कहीं। दोस्तों, विजय अरोड़ा पंजाबी थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1944 को अमृतसर में हुआ था। शुरू से ही उनके मन में एक्टर बनने का ख्वाब था, जो उन्होंने पूरा भी कर लिया था।
विजय ने शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद 1971 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद वो बंबई चले गए थे। यहाँ थोड़े से संघर्ष के बाद उनको पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम जरूरत था। हालांकि विजय को असली पहचान फिल्म यादों की बारात से मिली, जिसको मशहूर अभिनेता आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने बनाया था। 1973 में आई इस फिल्म का एक गीत था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये गीत इतना हिट हो गया कि विजय रातों रात ही सुपरस्टार बन गए थे। खासकर उस दौर में लड़कियां तो उनके हैंडसम लुक पर फिदा हो गई थीं। कहते हैं कि अचानक से विजय का स्टारडम इतना बढ़ने लगा था कि लड़कियां उनके अंदाज की दीवानी होने लगी थीं। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौर में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार भी विजय की लोकप्रियता से घबराने लग गए थे। विजय ने कई सफल फिल्मों में काम किया। इनमें जरूरत, जीवन ज्योति, राखी और हथकड़ी, आखिरी चीख, एक मुट्ठी आसमान और सबसे बड़ा सुख जैसी फिल्मों से विजय काफी लोकप्रिय हो चुके थे। इसी बीच साल 1987 में रामानंद सागर की नजर विजय पर पड़ी और उन्होंने रामायण सीरियल में उनको मेघनाथ का रोल ऑफर कर दिया। विजय ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है। मेघनाथ का किरदार विजय ने ऐसे निभाया मानो सचमुच का मेघनाथ ही धरती पर उतर आया हो। आज भी मेघनाथ की बात होती है तो लोगों के जहन में विजय अरोड़ा की छवि ही आती है। विजय की निजी जीवन की बात करें तो इनको दिलबर डेबरा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। रामायण सीरियल के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में विजय और दिलबर ने शादी कर ली थी। इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम फरहद रखा था। दोस्तों, अभिनेता विजय अरोड़ा की मौत बहुत दर्दनाक हुई। एक्टिंग करते करते इनको पेट में दिक्कतें होने लगी थीं। कुछ समय तक विजय इसे मामूली रोग समझते रहे, लेकिन इलाज के बाद भी इनकी दिक्कतें बढ़ने लगीं। तब इन्होंने अपने पेट की जांच करवाई तो सभी चौंक गए। विजय अरोड़ा के पेट में कैंसर का गंभीर रोग हो चुका था। स्टेज भी आखिरी थी जो लाइलाज बन चुकी थी। आखिरी समय में विजय अरोड़ा की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। कैंसर ने इनका शरीर पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। पेट में दर्द से लेकर तमाम परेशानियां तो आम हो चुकी थीं। अभिनेता ने काफी इलाज करवाया, मगर 2 फरवरी 2007 को कैंसर से तड़पते तड़पते इनकी दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ 62 साल में पति की मौत ने इनकी पत्नी को पागल कर दिया था। वो अपने होश खो बैठी थीं। कभी जोर जोर से हंसने लगती तो कभी रोने लगती। 18 महीने तक दिलबर का होम्योपैथिक इलाज चला, तब जाकर उनकी हालत ठीक हो सकी थी। आज भी पति की अचानक मौत का गम उनका परिवार भुला नहीं सका है। तीसरे एक्टर की बात शुरू हो उससे पहले एक अजीब सवाल पूछते हैं। दोस्तों, अभिनेताओं को उनकी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलते तो सुना होगा, लेकिन कभी सुना है कि किसी अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हो? जी, दुनिया में एक बार ऐसा भी हुआ था और वो एक्टर उत्तराखंड का सीधा साधा पहाड़ी लड़का था। नाम था निर्मल पांडे। 90 के बॉलीवुड का ऐसा बेमिसाल एक्टर जिसके आगे मनोज वाजपेयी जैसे अभिनेता फीके पड़ जाते थे, जिसकी अदाकारी इतनी दमदार हुआ करती कि विदेशी तक कायल हो जाया करते। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला द्वाराहाट कस्बे का पान बड़ैती गांव। यहीं 10 अगस्त 1962 के दिन हरीश पांडे और रेवा पांडे के घर जन्मा एक बच्चा जन्मा। ईजा ने बड़े प्यार से नाम रखा निर्मल। शुरू से ही ईजा का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा जाए, मगर उनको क्या पता था उनका छोटा निर्मल किस्मत में पहाड़ी गलियों की खाक छानना लिखा कर नहीं लाया था। उसकी उड़ान तो बहुत ऊंची होने वाली थी। इसकी झलक भी निर्मल में बचपन से ही दिखने लगी थी। स्कूल में कहीं भी नाटक होता या गांव घर में रामलीला तो सबसे आगे निर्मल ही होते। अभिनय तो जैसे रग रग में बसा हुआ था। कुमाऊं की रामलीलाओं को करीब से जानने वाले भली भांति परिचित होंगे कि यहाँ रामलीलाएं इतनी गंभीरता से मंचित होती हैं कि कई बार तो दशरथ बने अभिनेता को सच में हार्ट अटैक होने के किस्से आम हैं। ऐसी रामलीलाओं में अभिनय कर निर्मल ने अदाकारी का पहला पाठ सीखा। इंटर पास कर वो ग्रेजुएशन करने नैनीताल डीएसबी चले गए। अभिनय में रुचि तो थी ही, ऐसे में सबसे पहले नैनीताल के युग मंच से जुड़ गए। यहाँ बड़े लोगों का साथ मिला तो अदाकारी में निखार आने लगा। लाहौर नी देखिया, हैमलेट, अजवा बफौल जैसे शानदार नाटकों में अभिनय कर खूब नाम कमाया। वहीं धीरे धीरे नाटकों का डायरेक्शन करना भी शुरू कर दिया। अब तो उड़ान शुरू हो चुकी थी, मगर पढ़ाई पूरी की तो घर वाले जिद करने लगे कि नाटक बहुत हुआ, अब सरकारी नौकरी की तलाश
तलाश शुरू कर दे। निर्मल घर वालों को ना नहीं बोल सके। थोड़ा प्रयास किया तो भीमताल के ब्लॉक ऑफिस में सरकारी नौकरी मिल भी गई। रोज ऑफिस तो आते, लेकिन मन तो एक्टिंग की दुनिया में ही घूमता रहता। 1986 के आसपास की बात होगी। निर्मल का मन सरकारी नौकरी में नहीं लग रहा था, तो उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई कर दिया। किस्मत रंग ला गई और उनको दाखिले के लिए बुलावा भी आ गया। बचपन का ख्वाब सरकारी नौकरी पर भारी पड़ गया। सब मना करते रहे, मगर नौकरी छोड़ने में उन्होंने देर नहीं लगाई और सीधा पहुंच गए NSD दिल्ली। यहां 3 साल तक जमकर एक्टिंग सीखी और 1989 में मंझे हुए कलाकार बनकर बाहर निकले तो थिएटर करने लगे। थिएटर में एक्टिंग की खूब चर्चा होने लगी, तो वो एक दिन उनको लंदन के तारा थिएटर ग्रुप से बुलावा आ गया। वो सीधा चले गए लंदन और ग्रुप से जुड़ गए। यहीं पर निर्मल कभी हीर रांझा तो कभी एंटीगोन जैसे मशहूर नाटकों में अपनी अदाकारी के जरिए खूब तालियां बटोरने लगे। लंदन में उन्होंने 100 से भी ज्यादा नाटकों में एक्टिंग की। एक समय में वो विदेशी धरती के कलाकारों के बीच जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। फिर एक दिन आया वो ऑफर जिसने उनकी किस्मत पलट कर रख दी। 1992 के आसपास की बात होगी। मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक अहम किरदार के लिए मंझा हुआ एक्टर चाहिए था जिसका लुक देसी हो। उन्होंने मनोज वाजपेयी को वो किरदार दे दिया। सब कुछ फाइनल हो गया था कि अचानक एक दिन शेखर की रिश्तेदार उनसे मिलने पहुंची। वो NSD में पढ़ाया करती थीं। बातों ही बातों में उस किरदार का जिक्र हुआ तो रिश्तेदार ने निर्मल से एक बार मिलने को बोल दिया। खैर, शेखर ने निर्मल पांडे को मिलने को बुलाया। उनको देखते ही शेखर मनोज वाजपेयी को भूल बैठे और अपना वो किरदार निर्मल पांडे को दे दिया। 1994 में फिल्म आई बैंडिट क्वीन। फूलन देवी के पति विक्रम मल्लाह के किरदार में निर्मल ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि बड़े बड़े सूरमा उनके आगे पानी भरते नजर आए। पहली ही फिल्म में ऐसी एक्टिंग तो शायद ही किसी दूसरे अभिनेता ने की हो। खूब वाहवाही हुई और हर कोई उनके बेजोड़ अभिनय की तारीफ करने लगा। बॉलीवुड को एक नया दमदार एक्टर मिल गया था। सिर्फ विक्रम मल्लाह का किरदार नहीं, इसके बाद उन्होंने 4 ऐसे किरदार निभाए जिनको आज तक लोग भुला नहीं सके। मशहूर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा अंडरवर्ल्ड पर फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक नए चेहरे की तलाश थी। अचानक एक दिन उनकी नजर निर्मल पर पड़ी। उनकी अदाकारी से वो इतने प्रभावित हो गए कि फौरन ऑडिशन के लिए बुला लिया। कई बड़े बड़े चेहरों को पीछे छोड़कर निर्मल ने वो लीड रोल हासिल कर लिया। 1996 में फिल्म आई इस रात की सुबह नहीं। धोखेबाज पत्नी से परेशान एक ऐसा युवक जो अंडरवर्ल्ड से झगड़ा कर बैठता है। निर्मल ने ऐसी शानदार एक्टिंग की थी कि आज भी इस कम बजट की फिल्म को लोग भूल ही नहीं सके। इसके बाद तो निर्मल ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे ना अमिताभ तोड़ सके, ना राजेश खन्ना, ना ही दुनिया का दूसरा कोई अभिनेता। हुआ ये कि अमोल पालेकर डायरेक्टर बनकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको किन्नर के किरदार के लिए कोई चाहिए था जो इस रोल में समा जाए। निर्मल से मुलाकात हुई और उनको वो बात उनमें नजर आ गई। 1996 में फिल्म आई दायरा। निर्मल ने हिजड़े के किरदार में ऐसी जान फूंक डाली कि देश छोड़िए विदेशों में उनके नाम की धूम मच गई। फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में उनको इस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था। सबसे खास बात यह थी कि उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। ये रिकॉर्ड तो इतिहास बन गया। दुनिया में ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ, ना इसके बाद कि एक एक्टर को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला हो। इनकी एक और यादगार फिल्म 1998 में आई ट्रेन टू पाकिस्तान। भारत पाक बंटवारे पर बनी इस फिल्म में जुग्गत सिंह बने निर्मल, जिनको एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। क्या कमाल का अभिनय, जिसने देखा उसने सराहना की। इतना ही नहीं, भला कौन भूल सकता है 1999 में आई शबाना आजमी की गॉड मदर फिल्म में उनका जाकड़ का किरदार। ऐसा बेजोड़ किरदार निभाया कि शबाना आजमी जैसी महान हस्ती के सामने किसी भी सीन में 19 नजर नहीं आए। मगर दोस्तों, सिर्फ शानदार एक्टर होना शायद बॉलीवुड में सब कुछ नहीं होता। उत्तराखंड का सीधा साधा पहाड़ी लड़का ये बात नहीं समझ सका। आइए अब आपको निर्मल की मौत का असली सच बताते हैं। आपको भले ही बताया जाता हो कि बीमारी से उनकी मौत हुई थी, मगर उस बीमारी की वजह बॉलीवुड ही बना था। उनके साथ ऐसी साजिश शुरू हो गई थी जिसने धीरे धीरे इस महान एक्टर को बर्बाद कर डाला था।
निर्मल बड़ी तेजी से करियर में उड़ान भरते जा रहे थे। बाहर से आया कोई अभिनेता बिना किसी गॉडफादर के जब अचानक तरक्की करने लगता है तो बॉलीवुड में बड़ी लॉबी सक्रिय हो जाती है, जिनको उससे खतरा महसूस होने लगता है। फिर साजिश शुरू हो जाती है उसको डुबाने की। कुछ ऐसा ही इस एक्टर के साथ हुआ। वरना सोचिए, बैंडिट क्वीन, दायरा, इस रात की सुबह नहीं और गॉड मदर जैसी फिल्मों में अपना हुनर दिखाने वाले निर्मल को अचानक ही काम मिलना बंद हो गया। बेजोड़ अभिनय, शानदार लुक्स, परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं, हर वो चीज जो एक लीड हीरो में होनी चाहिए इनमें थी, लेकिन इनको काम देना ही बंद कर दिया गया। फिर एक और बड़ी साजिश शुरू हो गई इनके खिलाफ। वो थी इनकी छवि बदलने की, हीरो से विलन बनाने की साजिश। सीधे साधे निर्मल को अचानक गुंडों के किरदार मिलने लगे। वो इस साजिश को समझ ही नहीं सके। थिएटर के कलाकार थे तो उनको बस किरदार दिखाई पड़ते थे, उसके पीछे की साजिश नहीं। औजार फिल्म में बाबा के किरदार से शुरू हुआ नेगेटिव रोल का सिलसिला फिर रुका नहीं। प्यार किया तो डरना क्या का ठाकुर विजय सिंह या हम तुम पे मरते हैं का धनंजय, बड़े लोगों के षड्यंत्र ने चंद फिल्मों के जरिए एक लीड हीरो को विलन जैसी छवि दे दी। साजिश अब भी रुकी नहीं। गिनती की फिल्मों के बाद तो इनको काम मिलना ही बंद होने लगा। उनके दोस्त काम न मिलने पर टोकते तो कहा करते, बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म करने के बाद भी अब क्या उनको प्रोड्यूसरों के दरवाजे पर काम मांगने जाना पड़ेगा। सुधीर मिश्रा जैसे डायरेक्टरों ने भी एक फिल्म के बाद इनको सालों तक दोबारा याद तक नहीं किया। काम न मिलने की वजह से निर्मल डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और वो शराब खूब पीने लगे। इसी बीच इनकी निजी जिंदगी भी बर्बाद होने लगी। 1997 में इन्होंने मशहूर बॉलीवुड लेखिका कौसर मुनीर से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी हुई। कम ही लोग जानते होंगे कि निर्मल बेहतरीन गायक भी हुआ करते थे। पत्नी कौसर के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक प्राइवेट एल्बम भी निकाला था, जिसका नाम था जज्बा। इसके सारे गाने कौसर ने लिखे थे, जबकि सबको गाया था निर्मल ने। मगर अफसोस, इनकी शराब की लत की वजह से कौसर ने सिर्फ 3 साल में इनको तलाक दे दिया और अलग हो गईं। बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया तो निर्मल को मजबूरी में साउथ सिनेमा और टीवी का रुख करना पड़ा। 2003 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ, हातिम। उसमें भी निर्मल को विलन दज्जाल का किरदार ही मिला। मगर टीवी पर भी कदम रखते ही उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने शानदार अभिनेता थे। दज्जाल का किरदार तो हातिम पर भारी पड़ने लगा था। इसी बीच उनके जीवन में एक और लड़की आ गई, अर्चना शर्मा, जो लखनऊ में शिक्षिका हुआ करती थी। दोनों ने साल 2005 में शादी कर ली। दोनों के 2 जुड़वां बेटे हुए। सब कुछ होते हुए भी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने उनको काम देना बंद कर दिया था, जिससे वो बहुत तनाव में रहने लगे थे और शराब खूब पीने लगे थे। निर्मल ने मुंबई से भी दूरी बना ली थी और लखनऊ में ही रहने लगे थे। कभी कभार ही मुंबई जाया करते जब कोई छोटा मोटा रोल ऑफर हो जाता। साल 2010 की बात है, एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला था। इसी की शूटिंग पूरी कर वो घर पर बैठे थे। डिप्रेशन और ज्यादा शराब ने उनके शरीर को बहुत बीमार कर दिया था। 18 फरवरी के दिन अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में परेशानी होने लगी। आसपास बैठे लोगों को उन्होंने बताया तो हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी, मगर दिल का दौरा इतना बड़ा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बस 47 साल में ही बॉलीवुड की साजिश का डिप्रेशन इस महान अदाकार की मौत का कारण बन गया। दोस्तों, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेता आए, कुछ स्टार तो कुछ सुपरस्टार। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी हीरो के लिए कुंवारी लड़कियों में ऐसी दीवानगी हुई हो कि उसके फिल्म देखने से पहले वो ब्यूटी पार्लर जाती हो, वहां से सज धज कर उस हीरो की फिल्म वाले सिनेमा घर में कदम रखती हो? ये मजाक नहीं, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और हमारे चौथे हीरो राजेश खन्ना के दौर की हकीकत हुआ करती थी। महिलाएं मेकअप करती, नए कपड़े पहनती, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता जैसे राजेश खन्ना पर्दे पर सिर्फ उनको देखकर मुस्कुराते हैं। महिलाएं छोड़िए, हर गली में 1-2 पुरुष ऐसे जरूर मिल जाते जो राजेश खन्ना बनकर घूमा करते। राजेश खन्ना के दौर से ना पहले और ना उनके बाद ऐसी दीवानगी दिखी। राजेश खन्ना जैसा नसीब कम ही लोग लिखवा कर लाते हैं। 19 दिसंबर 1942 को लाहौर में गरीब मास्टर के घर में पैदा हुए, मगर बन गए करोड़पति। असल में उनके पिता नंदलाल खन्ना और मां चांदरानी खन्ना थे। इनकी 6 संतान थी, जबकि नंदलाल के बंबई में रहने वाले बड़े भाई चुन्नी लाल करोड़पति थे, लेकिन संतान को तरस रहे थे। बंटवारा हुआ तो नंदलाल परिवार के साथ अमृतसर में बस गए। नौकरी चली गई और 6 बच्चे पालना मुश्किल हो चला। ऐसे में गरीब नंदलाल ने अपने एक बेटे जतिन खन्ना को बड़े भाई को दे दिया। यही जतिन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बने।
राजेश खन्ना तो जैसे सिनेमा में आने के लिए ही पैदा हुए थे। बचपन से ही एक शौक, फिल्में और एक्टिंग। पिता मना करते रहे लेकिन वो नहीं माने। स्कूल में पढ़ाई में कम, नाटकों में अभिनय पर ज्यादा ध्यान रहता। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। स्कूल से कॉलेज पहुंचे तो वहां भी खूब अभिनय किया करते। एक बार की बात है, कॉलेज में अंधा युग नाटक का मंचन हो रहा था। सैनिक के किरदार में मौजूद राजेश ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि चीफ गेस्ट नाटक खत्म होते ही उनके पास पहुंचे और बोले, बेटा तुम फिल्मों में जाओ, बहुत नाम कमाओगे। राजेश खन्ना ने भी हिंदी फिल्मों में जाने का फैसला कर लिया। सीधा पहुंचे मामा के तलवार के पास। उन्होंने कहा, फिल्मों में हीरो बनना है तो जतिन नाम ठीक नहीं रहेगा। पहली बार मामा ने उनका नाम जतिन से राजेश खन्ना रख दिया। अब उनका स्ट्रगल शुरू हुआ, मगर अंदाज वही रईसी भरा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने जाते उन कारों से जो उस जमाने में बड़े फिल्म सितारों और प्रोड्यूसरों के पास भी न हुआ करती। हर दिन अलग अलग स्पोर्ट्स कार, जिनको बंबई वालों ने पहले कभी देखा ही ना होता। फिल्म मेकर्स से मिलते, लेकिन अंदाज इतना रईसी भरा कि सब घमंडी समझकर पहले ही मना कर देते। राजेश समझ ही ना पाते कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। मगर जिसको बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनना था, उसकी किस्मत को कब तक रोका जाता। साल 1965 आया। फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने टैलेंट हंट कंपटीशन शुरू किया। उस जमाने के एक से बढ़कर एक डायरेक्टर जज बने, जिनमें बिमल रॉय, नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी, बीआर चोपड़ा, शक्ति सामंत और ओम प्रकाश मेहरा शामिल थे। जो भी प्रतियोगिता जीतता, उसे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ फिल्म करने का मौका और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट इनाम तय किया गया। पूरे देश से हीरो बनने का सपना देखने वाले युवक युवतियां उमड़ पड़े। सुभाष घई, धीरज कुमार, विनोद मेहरा, लीना चंदावरकर और फरीदा जलाल समेत 10,000 युवक युवतियां टैलेंट हंट में पहुंचे। 23 साल के राजेश खन्ना भी किस्मत आजमाने आए। मुकाबला बहुत तगड़ा था। खैर, तमाम दिग्गजों के बीच राजेश खन्ना ने अंतिम 8 में अपनी जगह बना ली। विनोद मेहरा और राजेश खन्ना के नंबर बराबरी पर चल रहे थे, लेकिन एक जज जीपी सिप्पी ने आखिरी राउंड में उनको डायलॉग बोलने को कहा, तो उन्होंने अपने एक नाटक का संवाद बिना रुके ऐसा बोला कि सारे जजों की कलम ने राजेश खन्ना को नंबर दे दिए। रिजल्ट आया तो सबको पीछे छोड़कर राजेश खन्ना विजेता बन गए। लड़कियों में फरीदा जलाल ने बाजी मार ली थी। टैलेंट हंट का इनाम मिला। फौरन 2 फिल्में मिली। पहली थी 1966 में आई चेतन आनंद की आखिरी खत, जो ऑस्कर तक पहुंचते पहुंचते रह गई। इसी फिल्म से पहली बार राजेश खन्ना ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। वहीं दूसरी फिल्म जीपी सिप्पी ने दी, जो बबीता के साथ रिलीज हुई। नाम था राज। अफ्रीका में रहने वाले लड़के को भारत का रेलवे स्टेशन सपने में दिखाई देता था। फिल्म की कहानी, मोहम्मद रफी की आवाज में वो गीत अकेले हैं चले आओ जहां हो और राजेश खन्ना की दमदार अदाकारी ने फिल्म को हिट कर दिया। मगर जिस फिल्म से राजेश खन्ना युग आरंभ हुआ था, वो तो अभी आई ही नहीं थी। मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम रखा गया वंदना। फिल्म क्या थी? बस बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर को लॉन्च करने की योजना। 2 हीरो साइन किए जाने थे। एक हीरो राजेश खन्ना को ले लिया गया और छोटा सा रोल दिया गया। उनको पहले हाफ में ही प्लेन क्रैश में मर जाना था। बाकी कहानी दूसरे हीरो पर चलती। इसी बीच इत्तेफाक से प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर ने उनको लंच पर बुलाया। वो एक नई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, एक श्रीमान एक श्रीमती। उसी का क्लाइमैक्स दिखाना चाहते थे। शक्ति सामंत पहुंचे और अंतिम 2 रील देखी तो चौंक उठे। उनकी और इस फिल्म का राइटर एक ही था, सचिन भौमिक। मगर वो चौंके आखिरी सीन देखकर, क्योंकि यही क्लाइमैक्स तो उनकी वंदना फिल्म का भी था। फौरन वापस आए और प्रोजेक्ट बंद करने का मन बना लिया। किस्मत से प्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा और लेखक मधुसूदन कालेकर उनसे टकरा गए। उन्होंने प्रोजेक्ट बंद करने से मना किया। तीनों ने मिलकर दूसरे हाफ की कहानी पर काम किया। दूसरे हीरो का विचार त्यागा गया। अब राजेश खन्ना ही डबल रोल में आ गए। फिल्म का नाम वंदना से आराधना हो गया। 1969 में आखिरकार फिल्म आई आराधना। रातों रात फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर जीप में राजेश खन्ना और सुजीत कुमार पर फिल्माए गए गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी ने तो युवाओं को दीवाना बना डाला। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का उदय हुआ। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। फिल्म के प्रीमियर पर खुद राजेश खन्ना लोगों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन कोई उनको पूछ ही नहीं रहा था। फिल्म खत्म हुई तो लोग शर्मिला टैगोर को भूल गए। हर कोई राजेश की तलाश में लग गया कि वो नया लड़का कहाँ गया, मगर वो घर जा चुके थे। बाद में उनको दोबारा घर से बुलाना पड़ा था। आराधना पूरे 100 हफ्ते तक सिनेमा घरों में लगी रही, जो एक रिकॉर्ड बन गया। फिर अगले 3 साल तक कोई नहीं दिखा सिवाय राजेश खन्ना के। डोली, बंधन, इत्तेफाक, 2 रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आ मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद, बावर्ची और हाथी मेरे साथी, एक साथ 15 सुपरहिट फिल्में। वो दौर था जब फिल्में नहीं चल रही थीं, राजेश खन्ना चल रहे थे।
1969 से 1975 तक कोई नहीं दिखा, ना कोई कुमार ना कोई कपूर, दिखी सिर्फ राजेश खन्ना की आंधी। ना सिर्फ उनकी फिल्में बल्कि किशोर कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी वाले गीतों ने फिल्म इंडस्ट्री में कोहराम मचा डाला था। घर वाले बचपन में उनको प्यार से काका बुलाया करते थे। बाद में राजेश खन्ना की ऐसी आंधी चली कि एक मुहावरा मशहूर हो गया, ऊपर आका नीचे काका। जहां से गाड़ी निकल जाती वहां की धूल लड़कियां मांग में भर लेती। बुखार की खबर आ जाती तो लोग उनकी फोटो पर बर्फ की ठंडी पट्टियां रखने लगते। पूरे देश से इतनी चिट्ठियां उनके लिए आती कि एक आदमी को तो सिर्फ लेटर पढ़ने की नौकरी मिली हुई थी। एक बार तो कलकत्ता में शूटिंग ही नहीं होने दी गई। पता लगा कि उनको देखने इतने लोग हावड़ा ब्रिज पर इकट्ठा होने वाले थे कि पुल ही टूट जाता। ऐसी दीवानगी थी राजेश खन्ना की। 1970 में फीस 10 लाख तो 1974 आते आते 27 लाख पहुंच गई। राजेंद्र कुमार का बंगला मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया। नाम, इज्जत, शोहरत और वो स्टारडम जो दूसरा हीरो सपने में भी सोच नहीं सकता। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार अचानक बर्बाद हो गया? चलिए उनकी बर्बादी और मौत का असली सच हम आपको बताते हैं। असल में राजेश खन्ना के सबसे बड़े दुश्मन खुद वही बन गए। लोग भले ही कहा करते कि वो घमंडी थे, लेकिन वो उनका लाइफस्टाइल था जो लोगों को अहंकार नजर आया करता। एक किस्सा सुनिए। टैलेंट हंट जीतने के बाद पहली फिल्म मिली आखिरी खत। फिल्म का पहला दिन, शूटिंग शुरू होनी थी सुबह 8 बजे। राजेश पहुंचे 3 घंटे लेट, 11 बजे। नए लड़के को देखते ही सीनियर टेक्नीशियन ने टोका, पहला दिन इतना लेट? तो तपाक से बोले, ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं किसी चीज के लिए इसे नहीं छोड़ सकता। उसी दिन सब समझ गए थे कि इनसे उलझना ठीक नहीं। फिर जब बुलंदी पर पहुंचे तो शराब और पार्टियों के दौर में फंस गए। शूटिंग होती सुबह 8 बजे तो पहुंचते रात 8 बजे। गलती इनकी भी नहीं थी। देर रात 3 बजे तक शराब पीते, पार्टी करते तो कैसे सुबह जल्दी उठ पाते? इतने बड़े स्टार को टोकने की हिम्मत किसी की ना होती, मगर अंदर ही अंदर फिल्म मेकर्स नाराज रहा करते। लेकिन कोई विकल्प नहीं था तो चुप रह जाते। इसके अलावा राजेश खन्ना 2 उभरते लेखकों की नाराजगी का शिकार भी हो गए। वो थे सलीम जावेद, यानी सलीम खान और जावेद अख्तर। दोनों ने उनके साथ कई सुपरहिट फिल्मों की स्टोरी लिखी थी, मगर हाथी मेरे साथी के बाद दोनों उनसे नाराज हो गए थे। वजहें छोटी छोटी थीं जो बाद में बड़ी हो गईं। राजेश खन्ना के सलीम जावेद पर कई एहसान थे। जिस दौर में दोनों को 750 रुपए मिला करते थे, उस समय राजेश ने दोनों को हाथी मेरे साथी फिल्म के लिए दोनों को 5-5 हजार रुपए दिलवाए थे। लेकिन वो दोनों इस वजह से नाराज हो गए थे कि राजेश खन्ना को खुद तो 5 लाख मिले और हमको दिलवाए बस 5,000। इसके अलावा एक बार राजेश खन्ना दोनों को बहुत पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने सलीम जावेद को बुलाया और बोले, मैं चाहता हूं कि आप दोनों बस मेरे लिए ही फिल्में लिखो। दोनों लेखकों को ये बात पसंद नहीं आई। वो बोले, आप 10 प्रोड्यूसर के साथ फिल्म करते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम बस आपके लिए ही फिल्म लिखें। ऐसा नहीं हो पाएगा। इस दिन से इनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। वैसे भी सलीम जावेद इस बात से भी चिढ़ते थे कि फिल्म हिट हो जाती है तो सारा क्रेडिट राजेश ले जाते हैं, उनकी लेखनी की बात ही नहीं होती। वहीं एक दिन सलीम खान ने इंटरव्यू में संजीव कुमार की तारीफ कर दी, जो राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि संजीव और राजेश की कोल्ड वॉर चला करती थी। इस दिन के बाद से राजेश ने सलीम जावेद से बात करनी ही बंद कर दी थी। वहीं सलीम जावेद ने भी उनके साथ काम ना करने का फैसला कर लिया। उन्होंने रोमांटिक राजेश के मुकाबले एंग्री हीरो को खड़ा करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। प्रकाश मेहरा पर दबाव डालकर अमिताभ को फिल्म दिलाई जंजीर। पहली बार अमिताभ का उदय हुआ। इसके बाद सलीम जावेद एक और दमदार स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे यश चोपड़ा, गुलशन राय के पास। दोनों को स्क्रिप्ट पसंद आई। बोले, राजेश खन्ना को हीरो बनाएंगे। राजेश का नाम सुनते ही लेखक भड़क उठे। बोले, अगर हमारी कहानी चाहिए तो हीरो राजेश खन्ना नहीं अमिताभ होंगे। काफी मनाने पर भी दोनों नहीं माने और आखिरकार अमिताभ हीरो बनाए गए। दीवार भी सुपरहिट हो गई और यहीं से राजेश का करियर ढलान पर आने लगा और अमिताभ बुलंदी छूने लगे। कुछ ही सालों में सलीम जावेद का सपना पूरा हो गया। अमिताभ सुपरस्टार बन गए और दमदार कहानी ना मिलने पर राजेश एक जैसे घिसे पिटे रोल करते करते बर्बाद हो गए। सिर्फ रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ भी तबाह हो गई। कभी अंजू में हिंदू से प्यार करने वाले राजेश ने डिम्पल से शादी कर ली थी। फिर बाद में टीना मुनिम के प्यार में पड़ गए तो डिम्पल छोड़कर चली गई थी। कभी जिसके बंगले आशीर्वाद में महफिलें खत्म नहीं होती थी, वहां अब कोई पूछने तक नहीं आता था। फिर जीवन के अंतिम दौर में वो अनीता आडवाणी नाम की महिला के साथ लिव इन में रहने लगे थे। खराब लाइफस्टाइल और दिन रात बेहिसाब शराब पीने वाले राजेश का लिवर पूरा सड़ गया था। 2011 में तबीयत बहुत बिगड़ी तो चेकअप हुआ तो लिवर कैंसर हो गया था। आखिरी समय में तो हालत ऐसी थी कि वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही आ गए थे। 18 जुलाई 2012 का दिन बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार समझ गया था ये आखिरी दिन है। करीबी संभाल रहे थे कि अचानक बोले, टाइम अप हो गया, पैक अप। बस इन आखिरी शब्दों के साथ बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमेशा के लिए सो गया।
दोस्तों, इन चारों हीरो को आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। आप बताइए, आपका फेवरेट हीरो कौन था इनमें? उसका कोई किरदार या फिल्म याद हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपके हर कमेंट का फिल्मी स्टोरीज को इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ।